नमस्कार बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री जो कि सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके सामने जो सबसे पहली प्रॉब्लम्स आती है वो है केमिस्ट्री में सूत्र या फॉर्मूले याद रखना। सूत्र और फॉर्मूले याद रखने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ना, आज मैं आपको वो समझाऊंगी। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के लिए क्या ज़रूरी है, केमिस्ट्री में हम जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, या तो हम केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में लिखते हैं, या जो भी हम तत्वों के नाम लेते हैं हम संकेतों के रूप में लिखते हैं। हम यौगिकों के नाम लिखते हैं और किस रूप में लिखते हैं, सूत्रों के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा हाइड्रोजन तो हम लिखते हैं H, अगर हमने कहा कार्बन तो हम लिखते हैं C, हमने कहा नाइट्रोजन हम लिखते हैं N। तो जो भी हम नाम लेते हैं तत्वों का, उन तत्वों को हम लिखते किस रूप में है, उनके सिंबल के रूप में। फिर अगर हम बात करें रासायनिक यौगिकों की, तो रासायनिक यौगिकों को जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है, तो हम लिखते क्या है, NaCl। अगर मैंने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड तो हम क्या लिखते हैं, HCl। तो हमें आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किसी यौगिकों के सूत्र बनाने के लिए हमें क्या पहले पता होना चाहिए और किस प्रकार से हम सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो केमिस्ट्री क्लास है, हमेशा मैं अपने बच्चों को जब भी पढ़ाती हूँ, जब भी आप केमिस्ट्री की शुरुआत करें तो आप शुरुआत करें यहाँ से। आपको सारे जो भी तत्वों के नाम है, जो इम्पोर्टेंट तत्वों के नाम है, वो नाम संकेत के साथ याद होना चाहिए। किस प्रकार से हम जो भी संकेत याद करते हैं, बेसिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो संकेत में उन तत्वों के नाम, संकेत, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें एक लिंक से जुड़ी होती हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहले आप याद करेंगे किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, दूसरा उसका नाम क्या है और नाम के साथ हम उसका संकेत या सिंबल। ये दो चीजें सबसे पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आप कुछ तत्वों के नाम और सिंबल की अगर मैं बात करूं तो कम से कम हमको जो तत्व हैं 1 to 30 तत्वों के नाम उनके एटॉमिक नंबर के साथ याद होने चाहिए। हो सकता है आपने याद किए हों, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को याद नहीं है वो एक बार देख लें। सबसे पहले अगर हम नंबर लिख लें, हमारे पास जो 10 तत्व हैं उनकी अगर हम बात करें, 1 पर है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर और संकेत हमको देखना है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, इसके बाद है हीलियम, इसके बाद है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरान। तो आप, मैं नाम बोलते जा रही हूँ, आप नाम नोट कर लें और नाम के साथ में संकेत। तो ये हो गए 3, 4, 5। आगे हम देखते हैं, बोरान के बाद है कार्बन, कार्बन के बाद है 7 नंबर पे नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, फिर है नियॉन। फिर आगे हम याद करें 11 पे तो यहाँ पर हो जाता है सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस। नेक्स्ट हम देखें, 16 नंबर पे है सल्फर, 17 नंबर पे है क्लोरीन, 18 नंबर पे है ऑर्गन, 19 नंबर पे है पोटेशियम और 20 नंबर पे है कैल्शियम। तो आपने देखा कि मैं सबके नाम बोल रही थी पर लिख क्या रही हूँ मैं, इनके संकेत। तो सबसे पहले बेटा हम लोग को यही याद करना है केमिस्ट्री में कि जितने भी तत्व हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं, उन तत्वों की हम क्या याद कर लें, उनके नाम और उनके संकेत। जब उनके नाम और हम संकेत याद करते हैं तो हम किसी भी तत्व का नाम और संकेत याद ना करें। हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर एक तत्व का एक एटॉमिक नंबर होता है। उस एटॉमिक नंबर को अगर हम लाइन से स्टार्ट करें, 1 नंबर पे है हाइड्रोजन, तो हम इसी लाइन से याद करें कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 में बेरिलियम और 5 में बोरान। तो आप लाइन से याद करें। आप 5 तत्वों के नाम याद करते हैं, आपको एक साथ तत्वों के नाम याद नहीं होते होंगे, तो आपको करना क्या है, हम पहले 5 तत्वों के नाम याद कर लें। फिर जब हमको 5 कंफर्म हो जाए तो हम आगे के 5 ले लें।
तो जैसे आप 10 याद कर लेते हैं, मतलब 10 तक की जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको तत्वों के नाम याद हो गए। इसी तरीके से आप 5-5 करके 20 और फिर आगे 30 तक के तत्वों के नाम याद कर लें। तो जब आपको तत्वों के नाम याद हो जाएंगे तो वहीं आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं तत्वों से हम क्या बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, यौगिकों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लें आप सभी। दूसरा, जब हमको तत्वों के नाम याद हो गए, संकेत याद हो गए, फिर आगे क्या करना है देखते हैं। अब अगर हमको तत्वों के नाम याद हो गए हैं तो हमें जो याद करना है, इन तत्वों में परमाणुओं में जब आयन बनते हैं तो आयन पर उपस्थित जो आवेश है, आयन पर उपस्थित आवेश हमको याद करना है ना। ये जितने भी तत्व हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब भी अणु का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो क्या बनेंगे, आयन। अब वो आयन है वो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो हमको कुछ आयनों के नाम याद करना है जो कि ज्यादातर यौगिकों में या आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से आयन है, फर्स्टली हम देखेंगे धनायन और फिर हम देखेंगे ऋणायन, धनायन और ऋण आयन। अब ज्यादातर जो धनायन अगर हम बात करें तो यूज होता है, वो हम यूज करते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जिसपे कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश। फिर अगर हम बात करें सोडियम आयन, Na पे कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश। तो ये आयनिक फॉर्म पे होते हैं, Na पे प्लस आवेश है, मतलब इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की 1, सोडियम की 1। साथ ही पोटेशियम पे प्लस आवेश है, मतलब इसकी संयोजकता 1। मैग्नीशियम की बात करें, इसमें +2 आवेश है, मतलब इसकी संयोजकता 2। इसी प्रकार से कैल्शियम की संयोजकता की बात करें तो ये हो जाती है 2। एल्यूमिनियम की संयोजकता इस पे होता है +3 चार्ज, तो इसकी संयोजकता हो जाती है 3। तो जो आयन पर उपस्थित आवेश से वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। तो हम आयनिक फॉर्म में ये देख लेते हैं कि आयन पर कौन सा आवेश है और वही जो आवेश है उसका क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो ये कुछ तत्वों की संयोजकता हमने याद कर ली। इसी प्रकार से जिंक है, नॉर्मली जिंक के यौगिक बहुत मिलते हैं, इस पे +2 आवेश होता है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कॉपर, इस पे प्लस भी होता है और +2 भी होता है। ये हमको यौगिक फॉर्म करने के बाद ही पता चलेगा कि आवेश कौन सा है। तो प्लस है तो 1 संयोजकता, +2 है तो 2 संयोजकता। फिर अगर हम बात करें हमारे पास जो कॉमन यौगिक है, तो मैग्नीज के बहुत सारे यौगिक मिलते हैं। मैग्नीज में भी ज्यादातर यौगिकों की संयोजकता +2 होती है। तो इस तरीके से हम आयनों के जो धनायन है उन पर उपस्थित आवेश देखें और आवेश पर क्या है, उन पे जो आवेश है वही क्या है, उसकी संयोजकता। अब अगर हम बात करें ऋणायन की, तो ऋणायन में जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है वो क्या है, क्लोराइड। एक साथ अगर हम देखें Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I को हम बोलते हैं आयोडाइड और F को हम बोलते हैं फ्लोराइड। ये हेलोजन समूह के जो तत्व हैं जिनको हम आयनिक फॉर्म में बोलते हैं हेलाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब के नाम आप नोट कर लें तो आगे नाम लिखने में आसानी होगी। इन सब पर माइनस चार्ज है तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार से अगर हम देखें कार्बोनेट CO3 - 2, इसकी संयोजकता 2। अगर हम बात करें ऑक्साइड O - 2, इसकी संयोजकता भी 2। फिर हमारे पास है सल्फेट SO4 - 2, इसकी संयोजकता 2। फास्फेट की बात करें PO4, फास्फेट, इसकी संयोजकता कितनी होती है, -3। तो यहाँ पर -3 आवेश है तो संयोजकता कितनी हो गई, 3। तो जब भी हम यौगिक बनाते हैं तो यौगिक में ये जो आयन उपस्थित होते हैं उन आयनों पर उपस्थित आवेश ही उनकी क्या होती है, संयोजकता। तो हम अगर एक बार इन आयनों के नाम
उनके संरचना सूत्र याद कर लेते हैं, उनकी संयोजकता याद करते हैं, तो फिर आयनिक यौगिक बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन सबको आप नोट कर लें और इन्हीं की हेल्प से आगे हम बनाएंगे यौगिकों के सूत्र। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या याद किया कि पहले हम तत्वों के नाम, सिंबल याद कर लें। दूसरे स्टेप में जब वो आयन में परिवर्तित होते हैं तो धनायन और ऋणायन पर कौन सा आवेश है, उनकी संयोजकता क्या है, वो हम याद कर लेते हैं। अब जो थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो वहां पर हमको बनाना है यौगिकों के सूत्र। किस प्रकार से बनाएंगे अब हम ये देखते हैं। यौगिकों के सूत्र बनाते समय हमको ध्यान रखना है, जब भी कोई आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक मतलब कि वो किस रूप में होगा, उसमें एक होगा धनायन और दूसरा होगा ऋणायन। ये दोनों जब एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं तो आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब भी कोई यौगिक बनता है, अगर वो आयनिक यौगिक है तो उसमें आधा जो भाग होगा वो है धनायन और आधा क्या होगा, ऋणायन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। तो NaCl यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम पे है प्लस चार्ज और क्लोरीन पे है माइनस चार्ज। तो आप यहाँ देखेंगे इसकी संयोजकता एक और इसकी संयोजकता भी एक है। अभी हमने देखा कि जो आवेश है वही क्या है, संयोजकता। और इस संयोजकता पर एक के प्लस चार्ज ने दूसरे के माइनस चार्ज को उदासीन कर दिया मतलब कि अब इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब भी कोई यौगिक बनेंगे तो एक का जो धनावेश है वो दूसरे के ऋणावेश को संतुलित करता है, जिससे जो यौगिक बनता है वो उदासीन हो जाता है। तो जब भी हम यौगिक बनाते हैं हमें बस यही ध्यान रखना है कि जितना धनावेश है उतना ही क्या होना चाहिए, ऋणावेश। अब बनाते समय हमको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड NaCl तो उसका फॉर्मूला ये है, लेकिन अब अगर मैंने लिखा Mg, मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अगर सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र भी क्या होना चाहिए, MgCl, लेकिन होता क्या है MgCl2। फिर अगर मैंने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड तो इसका सूत्र हो जाता है AlCl3। अब आप यहाँ पर देखेंगे नाम सेम है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पर अंतर किस चीज का आया, यहाँ पर क्लोराइड आयनों की संख्या का। एक में क्लोराइड आयन 1 है, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 है। तो बस हमको यही देखना है कि ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों, इसके लिए हम देखेंगे कि इन पर इनकी संयोजकता क्या है। यहाँ पर सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, मैग्नीशियम +2 क्लोराइड माइनस, एल्यूमिनियम +3 क्लोराइड माइनस। तो आप यहाँ देखेंगे जहाँ सोडियम पे प्लस चार्ज था तो क्लोरीन माइनस वाला एक आयन दूसरे आयन को उदासीन करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है तो ये हुआ 2, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है -1, ये हुआ 1। एल्यूमिनियम पे क्या है +3, तो इसकी संयोजकता हुई 3 और क्लोरीन की संयोजकता हुई यहाँ पर 1। तो आप देखेंगे इसको हम इस तरीके से याद रखें, जब भी कोई यौगिक का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों विपरीत संयोजकता से जुड़ते हैं। मतलब जैसे यहाँ एक सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ता है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से जुड़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर एक क्लोरीन एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ते हैं। इस तरीके से अगर हम याद करेंगे तो हमें सूत्र बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा सोडियम ऑक्साइड, हमको सूत्र बनाना है किसका, सोडियम ऑक्साइड NaO। हमको सूत्र बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी मैं केवल क्या लिख रही हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अगर हमको सूत्र बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ जब हमको इनके सूत्र बनाना है तो हम कैसे सूत्र बनाएंगे इनके,
सोडियम पे है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज। मैग्नीशियम में है +2 चार्ज, ऑक्सीजन में है -2 चार्ज। एल्यूमिनियम पे है +3 चार्ज और ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज। तो अगर हमको इनके आवेश पता है तो हम कैसे सूत्र बना सकते हैं, आप देखेंगे। संयोजकता, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। और जब इनको हम कैसे मिला दें, एक दूसरे के विपरीत, मतलब कि मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है, सोडियम कितने हैं 2, तो सूत्र क्या होगा Na2 और ऑक्सीजन कितने 1, तो इसे हम क्या कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। लेकिन अगर मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2, और ये दो को संतुलित कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का डायरेक्ट MgO। पर जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाते हैं तो क्या हो रहा है, Al कितने एल्यूमिनियम 2 और कितने ऑक्सीजन 3, तो ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। तो जब भी हम सूत्र बनाते हैं, सूत्र बनाते समय हमें उन पर उपस्थित आवेश पता होना चाहिए। आवेश पता है तो हम संयोजकता निकाल सकते हैं। संयोजकता का अर्थ ही होता है कि एक आयन दूसरे कितने आयन से संयोग कर सकता है, जितनी उसकी संयोजकता है। सोडियम की संयोजकता 1 है, मतलब वो एक ऋण आयन से संयोग कर सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, मतलब वो 2 अन्य आयनों से संयोग कर सकता है, और संयोग करते समय उसका जो ऋणावेश है वो संतुलित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं, आयनिक यौगिकों के फॉर्मूले। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। यहाँ पर हम लेते हैं, बहुत सारे यौगिक आपको सल्फेट के मिलते हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो है, अगर हमने कहा यहाँ पर सबसे फर्स्ट सोडियम सल्फेट, Na सोडियम और सल्फेट मीन्स SO4। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्या है और सल्फेट क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि सोडियम प्लस आयन वाला है, सल्फेट -2 आयन वाला है। फिर अगर हमने कहा कैल्शियम सल्फेट, Ca पे होता है +2 चार्ज, SO4 पे होता है -2 चार्ज। फिर अगर हमने आगे बोल दिया यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज और SO4 पे होता है -2 चार्ज। तो हमको जब इन तीनों के सूत्र याद रखना है, तो अक्सर जो बच्चे हैं गलती करते हैं, सोडियम सल्फेट NaSO4 को जोड़ दिए, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो ये वास्तव में किस तरीके से जुड़ते हैं, इनमें जो संयोजकता है उसके आधार पर। जैसे कि यहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 है और सल्फेट की संयोजकता 2, मतलब हुआ कि 2 सोडियम 1 सल्फेट से जुड़ेगा। जब 2 सोडियम जुड़ेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, Na2SO4। ये किसका सूत्र हो गया, सोडियम सल्फेट, जो कि इम्पॉर्टेंट यौगिक है, अक्सर रिएक्शन में सोडियम सल्फेट बनता है। फिर हमने कहा कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम की संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता 2। तो ये जो 2 कैल्शियम है 2 सल्फेट से जुड़ेंगे, तो जब हम दोनों को 2 बैलेंस करते हैं, एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो ये 1 हो जाएंगे। तो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, जबकि सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, क्योंकि इनकी संयोजकता में अंतर है। फिर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र तो अधिकांश बच्चे गलत लिखते हैं, और गलत क्यों लिखते हैं उसका कारण है कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और SO4 पे -2 चार्ज है, जो कि बच्चे ध्यान नहीं रखते। तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, सल्फेट की संयोजकता 2। तो ये 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट से जुड़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत आवेश है, तो एल्यूमिनियम 2 होंगे और सल्फेट कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3। तो जब फॉर्मूला बनेगा Al2SO4, इसके कितने अणु हैं 3, तो होल 3 लिखते हैं हम। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस प्रकार से अगर आप सूत्र बनाएंगे तो आपके सूत्र कभी गलत नहीं होंगे और आपको समझ के उन सूत्रों को बनाते आएगा। कोई भी यौगिक है उसके सूत्र आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, कार्बोनेट।
कार्बोनेट के भी बहुत सारे यौगिक हैं और कार्बोनेट बनाने में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं। कार्बोनेट क्या है पहले हम ये देख लें। कार्बोनेट है CO3 - 2 चार्ज इसमें भी होता है। हम बनाते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट। अब पोटेशियम 1 और कार्बोनेट 2, मतलब कि 2 पोटेशियम और 1 कार्बोनेट। जब 2 पोटेशियम होंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, K2 और कार्बोनेट CO3, तो सूत्र हो गया K2CO3। फिर अगर हम बात करें, हम ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा जो यौगिक है सोडियम कार्बोनेट Na। अब जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, हमेशा आप देखोगे सोडियम पे 1 संयोजकता होती है और पोटेशियम पे भी 1 संयोजकता होती है। उसके कारण इनके सारे यौगिक, ज्यादातर यौगिक हैं वो एक समान होंगे। तो हम यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं मैग्नीशियम, Mg+2 आवेश होता है कार्बोनेट पे -2, तो मैग्नीशियम 2 और कार्बोनेट 2 बैलेंस होंगे, तो ये 1 और ये 1। तो यहाँ जब हम सूत्र बनाते हैं तो मैग्नीशियम का हो जाता है Mg और कार्बोनेट CO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज है, कार्बोनेट पे भी क्या चार्ज है, -2। दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, MgCO3। और फिर अगर हम बात करें, फिर से हमारे पास एल्यूमिनियम है जिसकी की संयोजकता कितनी है, 10। अब यहाँ पे हम आयरन ले लेते हैं। आयरन में हम ले लेते हैं फेरिक। आयरन है Fe जिसका संकेत है, इस पे अगर +3 चार्ज है, ये हो गया फेरिक और कार्बोनेट CO3 -2। हमको फॉर्मूला बनाना है फेरिक कार्बोनेट का। फेरिक कार्बोनेट ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे जिंक कार्बोनेट हम ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर क्यूप्टस कार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीज कार्बोनेट ले सकते हैं। तो यहाँ जो आयरन है उसकी संयोजकता 3 और कार्बोनेट की 2, मतलब आयरन होंगे 3 और कार्बोनेट होंगे, यहाँ पर आयरन हो जाएंगे 2 और कार्बोनेट हो जाएंगे 3। तो जो सूत्र बनेगा Fe2CO3 होल थ्राइस। तो जो भी प्लस आयन है या माइनस आयन है वो एक दूसरे के विपरीत जो भी संयोजकता होगी उतनी संयोजकता को बैलेंस करते हुए कोई भी आयनिक यौगिक बनता है। तो ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और फेरिक कार्बोनेट, MgCO3, K2CO3 कार्बोनेट और यहाँ पर Fe2 होल यहाँ पर कार्बोनेट होल थ्राइस। तो ये हुए जो रासायनिक सूत्र हैं वो हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सारी ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे, आप संकेत याद कर लेंगे, संकेत के बाद आयन याद कर लेंगे, आयनों के नाम याद कर लेंगे, और फिर इस प्रकार से अगर आप सूत्र बना के देखते हैं तो सूत्र बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो आप इसे देखें, समझें और फिर नोट करें। थैंक यू।